हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। जो यूनिट नंबर 4 में जो टॉपिक अपने पास में चलेगा आज वो चलेगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी बुक है आपके पास में, उस बुक के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में देखो अपन सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, जिसको अपन बोलते हैं LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या LPP। सबसे पहले इस LPP के बारे में अपन क्या देखेंगे कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। देन उसके बाद में अपने को क्या देखना पड़ेगा कि मैथमेटिकल फॉर्म जब कर दोगे तो उसके बाद में इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, वो कर लेंगे अपन। क्लियर है। अब देखो अपन उसी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट जो अपन कर रहे हैं, सबसे पहले ये देख रहे हैं मैथमेटिकल फॉर्म किसके बारे में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या देख रहे हैं, मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म किसकी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। मैथमेटिकल फॉर्म है किसके लिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म का मतलब क्या हो गया आपके पास में कि एक आपके पास सबसे पहले क्या होगा, एक प्रतिबंध, या सबसे पहले देखो अधिकतम या मिनिमम करो, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक होता होगा इसमें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हम बोलते हैं उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उद्देश्य फलन, ठीक है। और उसके बाद में देखो कुछ होता है उसमें प्रतिबंध निकाय, इस बाद में कुछ कंडीशन होती है होगा इसमें प्रतिबंध। प्रतिबंध किस तरीके से होती है होगा इसमें, मैट्रिक्स फॉर्म में होती है प्रतिबंध आपके पास में, जो किस तरीके से A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस इसी तरीके से चलता रहता है ये A1n xn इक्वल्स टू B1। सेकेंड वाला अपने पास में है, वो मान लेते हैं इस तरीके से है A21 x1 प्लस A22 x2 प्लस, ये भी देखो लास्ट में कहाँ चला जाएगा 2n xn, और इक्वल टू का रहेगा आपस में ये B2, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट वाले पार्ट में वाले में आएगा 3-1 के लिए, 4-1 के लिए, देख लो इसको पहले। ठीक है। अब इसी तरीके से चलेगा किसमें, मान लो कि m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो ये मान लेते हैं कि AM1 x1 प्लस AM2 x2 प्लस ये AMn और xn, और ये मान हो जाएगा BM, m के लिए है ना ये, चलो मान किसके लिए हो जाएगा, m के लिए। अब देखो यहाँ पे जो अपन साइन लगा रहे हैं ना, ये ग्रे इक्वल टू का साइन, ये एक्चुअल में जो इक्वल टू है वो देखो तीन तरीके के साइन होते हैं, या तो इसको बोलते हैं अपन ग्रेटर देन इक्वल टू, या इसको बोलते हैं अपन लेस देन इक्वल टू, या फिर ये बराबर। ये तीनों में से यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो सकती है, या तो ग्रेटर देन होगा, या लेस देन होगा, या फिर इक्वल टू ही होगा, जो अपन अभी इक्वल टू के फॉर्म अपन लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसी वाले पार्ट को देखो अपन शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो क्या देखो लिखेंगे अपन, जो उद्देश्य फलन होता है आपको में, जिसको अपन क्या बोलते हैं मैक्सिमम जेड, या ये उद्देश्य फलन जो है वो मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं CX को अपन ये लिखते हैं C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा, और इसको अपन बोलेंगे CN और साथ में XN, ये उद्देश्य फलन का मान। क्लियर है। उद्देश्य फलन के मान के बाद में देखो प्रतिबंध निकाय, यानी कुछ आपस में कंस्ट्रेंट होंगे गिवन। कंस्ट्रेंट किस तरीके से गिवन होंगे, जो भी अपन लिखे थे उसको अगर अपन सही तरीके से लिखें तो कंस्टेंट की बात कर रहे हो, ठीक है। x या तो यहाँ पे होगा लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, और साथ में एक साथ लिख देते हैं इसको b, जहां अब इसके लिए कंडीशन लिख देते हैं कि जहां अब ये A मैट्रिक्स A है क्या, तो ए देखो अपन लिख रहे हैं अब यहाँ पे कि ए की वैल्यू है क्या,
तो ए वाला पार्ट देखो कहाँ से स्टार्ट था, सॉरी ए वाली जो मैट्रिक्स आपके पास में वो किसके लिए है, बोले A11 फिर A12 A13, इसी तरीके से वो था A1n के लिए, इसी तरीके से तो पार्ट है। सेकेंड वाला किसके लिए है, A21 A22 A23, इसी तरीके से ये आपके पास में है A2n के लिए, ठीक है। इसी तरीके से ये लास्ट वाले तक जा रहा था किसके लिए, AM1, फिर ये AM2 AM3, ये लास्ट में चला जाएगा AMN के लिए। तो ये मैट्रिक्स जो है इसका नाम क्या होगा इसमें, ए मैट्रिक्स, इसको अपन क्या बोलते हैं, ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस ए मैट्रिक्स के बाद वालों को देखो अपन नाम क्या देते हैं इसके लिए, ये तो हो गया आपका इसमें इसके लिए। अब देखो एक पार्ट और बच गया ना आपका इसमें बी, तो बी क्या है आपका इसमें, B1 B2 B3, वो यहाँ पे लिख देता हूँ कि बी वाला पार्ट क्या है, वो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। जो बी वाला पार्ट आपका इसमें है B इक्वल टू, ये क्या गया पार्ट है, B1 B2 B3 B और साथ में M, ये आपका इसमें है बी मैट्रिक्स। और एक एक्स मैट्रिक्स भी तो बच गया, तो एक्स मैट्रिक्स और एक बना देते हैं कि एक्स मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा आपका इसमें x1 x2 x3, ये सारे हो जाएगा x। तो एक x जो बच गया आपका इसमें, उसकी भी एक ना मैट्रिक्स है आपका इसमें, वो इसी वाले पार्ट में देख लो, चाहे से a हो गया और ये b हो गया। यहाँ पे ग्रेटर देन साइन हो सकता है, या लेस देन का साइन हो सकता है, या फिर इक्वल टू का साइन हो सकता है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म होती है किसके लिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए। क्लियर है। ठीक है। अब आ जाओ, देखो अपने पास में कुछ डेफिनेशन होते हैं इसके कि जो अपन हल निकालेंगे उन हलों को कुछ ना कुछ अपन नाम देते हैं। तो सबसे पहले देखो एक हल होता है आपस में जिसको अपन बोलते हैं सुसंगत हल। तो कुछ अपने पास में डेफिनेशन है, उसको और लिख लेते हैं। सबसे जो फर्स्ट पार्ट अपने पास में है उसका नाम है सुसंगत हल। सुसंगत हल, सुसंगत हल का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रतिबंध आपका उसमें दिया हुआ है उन प्रतिबंध को अगर मान लो संतुष्ट करेगा, ठीक है। देख लो कैसे, सुसंगत हल में रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के चरों के मानों का एक समुच्चय जो समस्या के सभी प्रतिबंध निकायों को संतुष्ट करे उसे हम सुसंगत हल कहते हैं। उसे हम सुसंगत हल कहते हैं। सुसंगत हल होने के लिए जो प्रतिबंध निकाय थे आपके पास में, देख लो, समझ लो एक बार। प्रतिबंध निकाय का मतलब ये हो गया कि प्रतिबंध निकाय देखो आपके पास में क्या हो, किस तरीके से देखो आपके पास में है ax या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, तब हुआ ना b आपके पास में। ये प्रतिबंध निकाय है। इस प्रतिबंध निकाय को संतुष्ट कर दें किसके लिए, चरों के मान का एक ऐसा समुच्चय। जैसे अगर मान लो इसके लिए ये भी कह सकते हो आप लोग कि मान लो
इक्वेशन ये है 3x1 प्लस x2, ठीक है। और ये आपका उसमें मान लो यहाँ पे दे दिया, ये साइन दे दिया, ये साइन दे दिया, इक्वल टू मान लो कर दे ये 4 कर दे, ठीक है। एक और इक्वेशन हो गया, अभी अपन एक की बात कर रहे हैं। समुच्चय तो ये हो गया कि x1 का जो मान है वो आप लोग जब सॉल्व करोगे, मान लो कि x1 का मान वो 1 निकल के आ गया और x2 का मान भी 1 निकल करके आ गया। हालांकि एक समीकरण से हल नहीं होगा, दो चरों के हल निकालने के लिए दो समीकरण आपके पास में होगी। क्वेश्चन में दो समीकरण गिवन होगा, ये तो अपन समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये x1 x2 का मान अगर मान लो ये है, जब इसके अंदर पुट करोगे तो 3 + 1 4, देखो इसके प्रतिबंध निकाय को देखो संतुष्ट कर गया ना। यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3 × 1 भी और +1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू है ये 4 के। इक्वल का तो साइन काम कर ही रहा है ना, और इस वाले पार्ट को अपन वैसे भी इक्वल टू के लिए अपन कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो ये पहला मान क्या हो गया आपका उसमें, इसको अपन बोलते हैं सुसंगत हल, जो प्रतिबंध निकाय के चरों को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, वो कहलाता है आपके पास में सुसंगत हल, ठीक है। देख लो अब इसके बाद में एक होता है इष्टतम हल। अब इष्टतम हल फॉर्मेट ये था ना आपस में, तो इष्टतम हल को देखो अपन कैसे लिखते हैं कि ऐसा सुसंगत हल, पहली बात तो सुसंगत हल तो होना चाहिए, और जो सुसंगत हल आएगा उसको इष्टतम करो में यानी अधिकतम में या फिर न्यूनतम वाले जो समीकरण गिवन होगा उसके अंदर पुट करना होता है आपको, तब मिल जाएगा आपके पास में इष्टतम मान। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इष्टतम हल के लिए इष्टतम हल, इष्टतम हल एक ऐसा सुसंगत हल एक ऐसा सुसंगत हल, सबसे पहली बात तो सुसंगत हल तो होना ही चाहिए, ध्यान रखना। सुसंगत हल होगा उसके बाद में कोई डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। सुसंगत हल को इष्टतम हल कहते हैं यदि, उसको इष्टतम हल कहोगे कब कहोगे, यदि समस्या के उद्देश्य फलन का मान, समस्या के उद्देश्य फलन का मान, उद्देश्य फलन का मान अधिकतम अथवा न्यूनतम हो, न्यूनतम हो। अब देखो इसका इष्टतम हल का मतलब समझो एक बार पहले। अच्छा, इसको नाम अपन क्यों दे रहे हैं इस तरीके से है कि देखो फंक्शन ये होता है ना, देखो पहले अपन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन होता है बस इसी को बोलते हैं अपन उद्देश्य फलन। अब इसी का मान तो आपको या तो अधिकतम करना होता है या फिर न्यूनतम करना होता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है आपका इसमें, सुसंगत हल निकालना होता है सबसे पहले तो, कि देखना होता है कि वो सुसंगत हल है क्या। अगर वो सुसंगत हल है तो इष्टतम हल देखने के लिए जो सुसंगत हल होगा उसको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होता है आपके पास में, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के मान में या तो अधिकतम करो या न्यूनतम करो, उस मान के अंदर आपको पुट करने होते हैं। पुट करके आपको पता चल जाएगा कि जो उद्देश्य फलन का मान है वो अधिकतम है या न्यूनतम है, तो वही कहलाता है उसमें क्या, इष्टतम हल, ठीक है। उसको हम कहते हैं इष्टतम हल। क्लियर है। एक डेफिनेशन और है, इसको अपन वैसे समझ लेते हैं, लिखेंगे नहीं इसको, बस ध्यान से देख लेना। एक होता है उसमें आधारी हल, एक देखो होता है उसमें आधारी हल, ध्यान से देखना। आधारी हल का मतलब ये हो गया, देखो समझा रहा हूं, आधारी हल
आधारी हल होने के लिए देखो, आधारी हल का मतलब क्या होता है कि मान लो आपके पास में समीकरणों की संख्या तो है n, यहां से देखना समीकरण जो है आपके पास में वो तो मान लेते हैं n, स्मॉल n। जो चर है, चरों की संख्या वो मान लेते हैं, चरों की संख्या इसको मान लेते हैं m। तब इक्वेशन को देखो हल करने के लिए, अब ये देखो कि अगर मान लो आपके पास में दो समीकरण है तो कितने आपको चर चाहिए। मान लो सपोज करो कि x1 प्लस x2 इक्वल टू है 9, और एक और मान लो कुछ भी 2x1 प्लस 9x2 इक्वल टू मान लो 3। कोई बोले कि इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है, तो इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए तो ही हल होगा जब दो समीकरण होंगे और इसके अंदर दो ही चर हो। अगर बराबर बराबर है जब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम ज़्यादा हो जाए, जैसे मान लो x1 प्लस 2x2 प्लस x3 आ जाए इक्वल टू कर दे 6, और एक हो x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 इक्वल टू 9 कर दे, ये भी दो समीकरण है। अब कोई बोले कि इस समीकरण को हल करो, तो अब ये समीकरण देखो डायरेक्ट हल नहीं होगा ना। क्यों हल नहीं होगा? कि समीकरणों की संख्या तो है 2 और चर 3 है, तो मान निकालना पॉसिबल है ही नहीं। तो आधारी हल क्या कहता है कि जितने समीकरण है उतने ही चर होंगे। अब देखो मान लो अगर आपके पास में देखो 3 समीकरण है, तो इसमें से हमेशा एक को शून्य करना पड़ेगा, यानी 3 माइनस 1 जो चर होंगे उसको करना पड़ेगा शून्य के बराबर, ये आपको मानना पड़ेगा, तभी ये हल होगा। और ये 3 माइनस 1 है क्या? तो 3 माइनस 1 नहीं, 3 माइनस 2, सॉरी 3 माइनस 1 नहीं, 3 माइनस 2। एक को ही तो करोगे, 1 0 हो जाएगा तब काम हो जाएगा आपका। 3 माइनस 2, 3 क्या है यहाँ पे? तो 3 तो आपके पास में है क्या? चर। 3 तो है चर, और 2 क्या है आपके पास में? समीकरण। तो चर माइनस समीकरण को माइनस करना है। अब इसमें समीकरण तो कितने ले रहे हो? n, m वो ले रहे हो, तो कितनों को लेना पड़ेगा? तब m माइनस n चरों को क्या करना पड़ेगा आपको? शून्य के बराबर करना पड़ेगा। तो ऐसे हल को अपन कहेंगे आधारी हल। ये आधारी हल होने के लिए जितने समीकरणों की संख्या होगी, अगर उसमें चरों की संख्या ज़्यादा है तो m माइनस n चरों को आपको क्या करना पड़ेगा? शून्य के बराबर। तो वो हल कैसा कहलाएगा आपके पास में? तब वो हल होगा आपके पास में आधारी हल। ठीक है। अब एक होता है आधारी सुसंगत हल। अब आधारी सुसंगत हल होने के लिए पहले वो सुसंगत हल हो, यानी कोई सुसंगत हल आधारी हल कब कहलाएगा? जब वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो अपने पास जो अगला पार्ट है वो है आधारी सुसंगत हल। उसको भी देखो लिख लेते हैं यहीं पे, आधारी सुसंगत हल। तो नेक्स्ट आपके पास में है आधारी सुसंगत हल। आधारी सुसंगत हल। ठीक है, कोई एक सुसंगत हल रैखिक, इसको लिख देता हूं चलो, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का सुसंगत हल, ध्यान से देखना, का सुसंगत हल आधारी सुसंगत हल कहलाता है। आधारी सुसंगत हल कहलाता है यदि, कब कहलाएगा? जब ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, कितने चर को शून्य ले रखे हैं अपन? तो वो लिख रहे हैं अपन, कम से कम
m माइनस n चर शून्य हो, भाई इतने तो होनी चाहिए कम से कम, ध्यान रखना। और कंडीशन नंबर सेकंड आपके पास में है किसी भी चर का मान ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी साथ में यहीं पे लिख दो, किसी भी चर का मान ऋणात्मक भी नहीं हो। दूसरा भी यहीं पे लिख देता हूं, किसी भी चर का मान, किसी भी चर का मान ऋणात्मक नहीं हो, किसी भी चर का मान ऋणात्मक नहीं हो। यानी आधारी सुसंगत हल होने के लिए इतने तो कम से कम चर जो है वो शून्य होंगे ही होंगे, प्लस एक कंडीशन और क्या हो गई कि जो भी चर निकालोगे वो चरों के मान क्या होनी चाहिए। जैसे मान लो 3-4 चर आपके पास, मान लो एक x1 निकाल लिए, एक x2 निकाल लिए, एक x3 निकाल लिए, एक x4 निकाल लिए, इस तरीके से चर का मान निकाल रहे हो। ये सारे के सारे मान क्या हो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ऋणात्मक एक भी मान नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव नहीं होगा तो ही कहोगे वो आधारी सुसंगत हल है। क्वेश्चन में ऐसे आएगा लिखा हो, ध्यान रखना। सुसंगत हल ज्ञात करो, आधारी सुसंगत हल ज्ञात करो। अब क्वेश्चन अपन इसके स्टार्ट करेंगे। और ये जो सुसंगत हल होता है, देखो ये भी दो टाइप की होती है सुसंगत हल भी, एक होता है अपभ्रष्ट और एक होता है अनअपभ्रष्ट। ठीक है, तो देखो इसको लिख देता हूं मैं कि ये जो सुसंगत हल है आपके पास में, आधारी, पहले तो देखो होता है सिंपल कौन सा, सुसंगत हल, फिर होता है आधारी सुसंगत हल। आधारी सुसंगत हल, ये देखो दो टाइप से होता है, एक होता है अपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल, सुसंगत, और एक होता है अनअपभ्रष्ट। एक बोलते हैं अपन क्या, अनअपभ्रष्ट, अनअपभ्रष्ट, अनअपभ्रष्ट। ये तो आपके पास में है अपभ्रष्ट, और एक होता है आपके पास में अनअपभ्रष्ट। ठीक है, ये दो टाइप की होता है, अपभ्रष्ट या फिर अनअपभ्रष्ट। लिख लो एक बार इसको भी। अनअपभ्रष्ट में क्या है, जो चर निकालोगे ना ये अशून्य हो, चरों क्या होना चाहिए, अशून्य होना चाहिए, और ये शून्य में आ जाएगा अपने आप ही। इसके अंदर क्या होगा, ये शून्य में आ जाएगा। जो चर का मान निकालोगे वो क्या हो जाएगा, शून्य, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, अशून्य। इसका मान क्या हो जाएगा, अशून्य। इसका मतलब ये हो गया, देखो समझ लो, एक एग्जांपल से समझो फिर पता चलेगा। अभी चलेंगे इसके क्वेश्चन पे भी अपन सॉल्व करने पे। मान लो कि आप लोग मान निकाल रहे हो, x1 का मान निकाल दिए 1, x2 का मान आ गया 2, x3 का मान आ गया मान लो 0, x4 का मान आ गया मान लो 5, x5 का मान आ गया -1। बोलेगी पांचों को पांचों, सबसे पहले बोला आधारी सुसंगत हल है क्या, बोला नहीं है। क्यों नहीं है, ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है। बोले पांचवें को तो बोला हटा दो पहले, पांच सारे सारे आधारी सुसंगत हल नहीं है। अब इन चारों की बात करो, 1 2 3 4, बोले ये आधारी सुसंगत हल है क्या, बोला आधारी सुसंगत हल है। क्योंकि अब आधारी सुसंगत हल में बस ऋणात्मक नहीं आता है, शून्य आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद में बोले कि अब इसमें से अगर ये और देखना हो आपको कि कौन सा अपभ्रष्ट है कौन सा अनअपभ्रष्ट है, तो अनअपभ्रष्ट देखने के लिए जिस चरों का मान निकाल रहे हो वो अशून्य होना चाहिए। अब बोले जिस चरों का मान निकाल रहे हो ये पता नहीं चल रहा है, ये जब क्वेश्चन करोगे तो आपका देखो समीकरण मान लो गिवन है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 4 गिवन है, और ये गिवन है x1 प्लस 2x2 और प्लस x3, ये गिवन है 9। इसमें एक को तो आपको शून्य मानना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले मान लोगे कि x1 जो है ये शून्य है, तो x1 शून्य होगा तो x2 और x3 का मान कुछ ना कुछ तो निकलेगा। अगर x1 शून्य होगा
तो x2 x3 का मान निकलेगा पहले पेयर में भी, ये मान रहे हो, ध्यान रखना। इसी तरीके से अगर x1 शून्य नहीं होगा तो ऐसे भी तो हो सकता था कि x2 का मान शून्य हो तो मान आपका इसमें x1 x3 का मान फाइंड आउट होगा, कुछ ना कुछ इसका भी मान निकलेगा। या फिर अगर x3 का मान शून्य हो तो मान x1 x2 का भी कुछ ना कुछ तो निकलेगा। इन तीनों कंडीशन में देखोगे कि जो चर निकालो, जैसा ये इसमें 0 मान के चल रहे थे, इसको नहीं देखना है, इसको भी नहीं देखना है, इसको भी नहीं देखना है, जो बचे हुए हैं उनमें देखना है आपको कि वो मान जो है वो शून्य है या नहीं है। अगर शून्य में आ जाता है तब कहोगे कि वो अपभ्रष्ट है। सपोज करो कि x1 का मान तो है, एक तो शून्य है माने थे, x2 जो है ये शून्य निकल गया और x3 का मान पॉजिटिव कुछ हो गया। बोले ये जो हल है आपके पास में, बोले कौन कौन सा हल देगा, देखो अपन चेक कर रहे हैं, ये मान्य हो, ध्यान रखना x1 का मान। आधारी सुसंगत हल है क्या, बोला है आधारी सुसंगत हल। आधारी सुसंगत हल के बाद में बोले कि ये इसमें से देखोगे अगर मान लो अपभ्रष्ट और अनअपभ्रष्ट में से कौन सा है, तो शून्य, देखो ये भी शून्य है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अशून्य होना चाहिए था, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ये अपभ्रष्ट है, अपभ्रष्ट में नहीं होता है। ठीक है, तो ये लॉ पार्ट किसके लिए हो गया, अपभ्रष्ट के लिए और साथ में अनअपभ्रष्ट के लिए। क्लियर है। अब इसके अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, बस एक करने का एक मेथड होता है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, अपने पास में क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है, निम्न समीकरण निकाय, निम्न समीकरण निकाय, निम्न समीकरण निकाय के लिए आधारी सुसंगत हल ज्ञात कीजिए। आधारी सुसंगत हल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है, आपको उसमें ध्यान रखना। ठीक है, क्या क्या है, 2x1 प्लस 6x2, 2x1 प्लस 6x2 प्लस 2x3 प्लस x4, 2x3 प्लस x4 इक्वल टू है ये 3 और 6 प्लस 4x2 फिर है प्लस आपका इसमें 4x3 और फिर है एक आपका इसमें 6x4 और इक्वल टू आपका इसमें है 2 एंड तथा जितने भी चर है x1 x2 x3 x4 सारे कैसे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपका इसमें गिवन है, पहले से ध्यान रखना। इसको बस सॉल्व करना है आपको, और सॉल्व करने में क्या बताना है कि कौन कौन सा आधारी सुसंगत हल है या कौन सा आधारी सुसंगत हल नहीं है। ठीक है, तो आधारी सुसंगत हल अपने को फाइंड आउट करना है। तो आधारी सुसंगत हल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको सुसंगत हल निकालना पड़ेगा। वही आधारी सुसंगत हल निकालने के लिए पहले देखो समीकरण कितने हैं, मतलब 2 समीकरण है। चर कितने हैं, मतलब 4 चर है, 1 2 3 4। तो कितने चरों को शून्य करना पड़ेगा, 2 चरों को, 4 माइनस 2 के हिसाब से। ठीक है, तो इसका देखो अपन सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। हल में ध्यान से देखना कितने केस बनेंगे। देखो सबसे पहले आपको मानना दो जो जीरो होने के लिए, एक बार तो 1 2 भी जीरो हो सकता है, 1 2 के बाद मतलब 2 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 4 1 हो सकता है। तो जीरो के लिए कितने मान हो सकते हैं आपके पास में, 0। तो अलग अलग अपन केस मान रहे हैं। यानी सबसे पहले अपन मान रहे हैं कि माना x1 बराबर x2 बराबर 0, तब अब x1 x2 को जब 0 कर दोगे तो x3 और x4 में समीकरण बचेगी आपके पास में।
देख लो x3 और x4 में समीकरण बचेगी आपके पास में, और x3 x4 में जो समीकरण बचेगी उसको देखो लिखते कैसे अपन है, इधर तो बचेगा x3, इधर बचेगा x4। देखो लिखा कैसे जाता है, x3 x4 का देखो कोएफिशिएंट लिखा जो सबसे पहले, x3 का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले में तो है 2, x4 का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे x3 का कोएफिशिएंट क्या है 4, x4 का कोएफिशिएंट क्या है 6। ये तो हुआ, इसी का तो मान निकाल रहे थे, इसी वाले का वैल्यू अपने को मान निकालना है। ठीक है, इसका तो लिखते हैं अपन इनवर्स, और इनटू में आता है एक बी बेस एलिमेंट यानी 3 और 2। फॉर्मूला अगर बनाना चाहो तो देखो फॉर्मूला देखो कैसे बनाते हैं अपन, इसको तो बोलते हैं देखो फर्स्ट वाले पार्ट को, इसको अपन बोलते हैं एक्स बी जो भी मान है इसका, और ये साथ में है यानी इसका इनवर्स लिखा जाता है इस तरीके से है, और साथ में मल्टीप्लाई में यहाँ पे आता है बी, बी मतलब होता है बेस एलिमेंट। ये हुआ इसका मान निकालने का तरीका। ये मैट्रिक्स कहाँ से लिखे हो, 1 2 0 हो गया, जो बच गया उसके लिए, है ना। अब इसको सॉल्व करना, बोले सॉल्व कैसे करेंगे, बोले कि x3 और x4 तो बोले एज इट इज रहेगा, इसके अलावा इसका निकालना है इनवर्स, और इनवर्स 2/2 मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं, इस वाले डायगोनल एलिमेंट को तो इंटरचेंज, देखो इसको इंटरचेंज और इसको माइनस से गुणा, इसको इंटरचेंज करोगे तो ये तो हो जाएगा 6, इसको माइनस से गुणा -1, इसको माइनस से गुणा -4, और यहाँ पर आ जाएगा 2। डायगोनल को इंटरचेंज, इसको माइनस से गुणा। अब बाहर 1 में डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे इसके लिए, इसी तरह से निकालोगे ना, ये गुणा ये माइनस का ये गुणा ये गुणा ये माइनस का ये गुणा ये होता है ना डिटरमिनेंट निकालने का फॉर्मूला। तो ये गुणा ये माइनस का ये गुणा ये, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 12 - 4 यानी 8, तो एक 1/8 और रहेगा इसके लिए, यानी 1/8, और बेस एलिमेंट क्या होगा उसमें 3 और 2, ये रहेगा एज इट इज। और गुणा वगैरह करके इसको दिखा दो, 1/8 बाहर, इसको मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करते हैं ना मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई करके क्या क्या वैल्यू आएगी, 18 माइनस का 2, 18 माइनस का 2 यही रहेगा ना, यानी 16। दूसरा पार्ट क्या रहेगा, माइनस का 12 प्लस का 4, माइनस का 12 प्लस का 4 यानी माइनस का 8। इसको डिवाइड वगैरह दोगे, 8 को अंदर ही भेज दोगे, तो मान क्या रहेगा 16/8 यानी 2, और ये यहाँ से रहेगा -1, ये मान निकलेगा 3 और 4 का। अर्थात अब सभी मानों को एक साथ लिख लो, अर्थात x1 तो था उसमें 0, x2 भी था 0, x3 आपका उसमें है 2, और x4 क्या है आपका उसमें -1। ये अपन लास्ट में लिखेंगे कौन कौन से आधारी हल सुसंगत हल है, नहीं है। ऋणात्मक नहीं आना चाहिए था, ऋणात्मक आ गया, बोले इसको तो हटा ही दो। आधारी सुसंगत तो ऋणात्मक नहीं आना चाहिए ना, ऋणात्मक आ रहा है इसके अंदर तो, लेकिन आधारी हल तो है। आधारी हल में तो पता है ना वो सारे पार्ट आते हैं। तो ये 2 0 मान करके अपन ने इसका मान निकाले, देख लो आराम से, पहले समझ लो इसको। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन देखो लगा रहे हो, उसी क्वेश्चन में ही कर रहे हो सेम टू सेम। पुनः देखो मान रहे हो फिर से, अब किसके लिए मान रहे हो कि माना अब x1 और x3 इसको 0 मान लेते हैं। चलो पहले x1 x2 को मान लें, अब x1 x3 टोटल कितने केस बनेंगे, देखो यहाँ पे फिर समझ लो एक बार, सारे देखो केस टोटल कितने होंगे, 1 और 2। एक बार तो ये 0 होगा, है ना, एक बार और कौन सा 0 होगा, बोले 1 और 3, एक बार ये 0 होगा, फिर कौन सा होगा 1 और 4, एक बार ये 0 होगा, फिर 2 और 3 ये 0 होगा, फिर 2 और 4 ये 0 होगा, फिर 3 और 4 ये 0, तो सारे देखो 0 होंगे आपका, उसमें ध्यान रखना।
सारे के सारे मान जीरो होंगे। मैं एक दो मान केवल आपको समझा रहा हूँ कैसे निकालते हैं अपन। अब देखो 1 और 3 जब जीरो है तो उसको लिखेंगे, लिखोगे कैसे? 1 और 3 तो देखो तो जीरो है, तो मान किसका निकलेगा? 2 का और 4 का। देखो कैसे लिखा जाता है, x2 और x4, ये तो हो गया इसके लिए, इक्वल्स टू जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स। अब मैट्रिक्स देखो कौन सा लिखोगे इसके लिए बताओ, और b तो क्या होगा इसमें 3 और 2, ये तो फिक्स रहता है हमेशा। और इसमें मान किसका लिखना है? 2 और 4 का कोएफिशिएंट। तो 2 और 4 का कोएफिशिएंट देखो क्या है, 2 और 4 का, इसी से देखोगे ना। तो 2 और 4 का क्या है? 6 1, एक में तो है 6 और 1, 6 और 1, और दूसरे में क्या है 2 और 4 का? 4 और 6, ये आपका इसमें है 4 और 6, 4 और 6, ये माने देखो इसके, देख लो आराम से देख लो, 6 1 4 6, ये माने देखो इसके लिए। ठीक है। अब देखो ये सारे मान अपन लिख लिए। अब देखो मान लिखने के बाद में फिर से वही चीज़ है, इसका तो इन्वर्स निकालना है, इसका तो इन्वर्स निकालना है ना, और इसका इन्वर्स के बाद में इसको इसके साथ में गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको। और है इसका जब इन्वर्स निकालोगे तो फिर से वही चीज़ देखो लिख रहे हैं अपन, डेटा डायरेक्ट इसके लिए अपन क्या लिखते हैं, इसको तो माइनस से मल्टीप्लाई, ये लिखोगे नहीं, इसको देखो क्या लिखोगे, इंटरचेंज हो जाएगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोले कि 6 और 6 ही रहेगा, इसको माइनस से गुणा, यानी ये बनेगा -1 और ये बन जाएगा -4। अपॉन में क्या आएगा देखो, डिटर्मिनेंट में ये गुणा ये, माइनस का ये गुणा ये, 36 माइनस का 4 32, तो 1 अपॉन में एक 32 और रहेगा, वन अपॉन में 34 और रहेगा, 34 है ये, और 3 और 2 तो यहाँ पे बैठा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो ये तो रहेगा ही रहेगा 3 और 2। ये 3 2 का मान कहाँ से आया है? ये 3 2 का मान आया देखो ये वाला पार्ट जो था 3 और 2 के लिए। ठीक है, इनको और गुणा करके देखो लिख लेते हैं। ये देखो यहाँ से मान क्या निकलेगा आपके पास में, इसको सबसे पहले देखो यहाँ पे 1 अपॉन में 34 तो रहने दो एज इट इज, यहाँ मान चल रहा है किसका, x2 का और x4 का, ये मान हो गया इसके लिए 34 एज इट इज, इसको गुना करके लिख लेते हैं, 18 माइनस 2 यानी 16, और यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का 12 और प्लस का 12, हट ही जाएगा देखो ये तो जीरो हो गया, 1 अपॉन में 2 और यहाँ से मिल गया 0। तो यहाँ से मान क्या क्या मिल गया देखो, x1 का मान तो 0 माने थे, x2 का मान निकल कर के आया है 1/2, x3 का मान क्या है होगा इसमें, x3 का मान 0 माने थे, x4 का मान 0 निकल कर के आया, अच्छा इसका x2 का मान सॉरी 1/2 है, x2 का जो मान है ये 1/2 है, ये 1/2 है। हालांकि अपभ्रष्ट और अनपभ्रष्ट अपन नाम नहीं दे रहे। जब पहला जो हल था देखो ये वाला हल निकाले थे ना फर्स्ट नंबर पे अपन, ये आधारित सुसंगत हल नहीं था, साथ में अपन देख लेते हैं, आधारित सुसंगत हल नहीं था, ऐसा आपको निकालते रहना सभी केस के लिए बस। ये आधारित सुसंगत हल नहीं था, ये है क्या, बोले ये आधारित सुसंगत हल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई पूछेगी अगर इनमें नाम देखोगे तो क्या देखोगे, अपभ्रष्ट और अनपभ्रष्ट में, बोले इनमें नाम अगर देखोगे आप लोग अपभ्रष्ट और अनपभ्रष्ट, तो जो चर माने थे उसके अलावा इसमें से 0 किस किस को माने थे, x1 को 0 माने थे अपन, एक तो अच्छा x1 को 0 माने ही थे अपन, सॉरी x1 का मान ये तो 0 माने ही थे, तो ये तो 0 ही है, x2 का मान निकाल लिए 1/3, x3 का मान 0 माने थे, और x4 का मान भी 0 है, सही है, 3 0 है ना इसमें, हाँ सही है 3 0 है इसमें। तो दो तो माने थे, कौन कौन सा माने थे, बोले एक तो माने थे अपन 1 में, यानी एक तो ये माने थे, और देखो कौन सा माने थे
एक माने थे अपन 3। इसके अलावा जो निकाले हो ना, इसमें अगर वो S शून्य है या शून्य है, अगर S शून्य है, अगर मान लो आपका इसमें क्या है S शून्य मान है, तो उसके लिए क्या कहोगे कि अगर S शून्य मान होते हैं तो क्या कहलाएगा, अपभ्रष्ट या अनभ्रष्ट। देखो दोनों के डेफिनेशन लिख रखे हैं अपन, अनपभ्रष्ट में आएगा अगर S शून्य है, लेकिन जब ये शून्य है तो क्या कहलाएगा, अपभ्रष्ट। समझ गए फॉर्मेट, किस तरीके से मान आपको निकालने हैं। लिख दो सारे मान इसी तरीके से। अब देखो सारे मान देखो किस तरीके से लिखोगे। पुनः देखो किस किस को मान के आपको लिखना है, पुनः 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, पुनः माना। अब मानोगे x1 और x4 बराबर 0, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया। फिर x2 और x3 बराबर 0, फिर x2 और x4 बराबर 0, फिर 2 3 2 4, फिर x3 और x4 बराबर 0। 2 केस तो बना दिए, 4 केस और बनेंगे, ये टोटल 6 केस बनेंगे इसके अंदर। 2 केस तो वो थे ही, और 4 कंडीशन देखो यहाँ से। जब 1 और 4 को 0 लेके चलोगे तो यहाँ से मान किसका निकलेगा, 1 और 4 तो 0 है, तो मान निकलेगा किस किस का, बोले एक तो निकलेगा 2 का और निकलेगा 3 का। यहाँ से देखो 2 और 3 को तो 0 कर दिए, तो यहाँ से मान किसका निकलेगा, बोले x1 का निकलेगा और मान निकलेगा x4 का। x1 का निकलेगा और साथ में किसका निकलेगा, x4 का। ठीक है। और देखो इसमें 2 और 3 0 है, तो यहाँ से मान किसका निकलेगा, 2 और 4 तो है, एक मान निकलेगा x1 का और एक मान निकलेगा x3 का। यहाँ पे 3 और 4 है, तो मान किसका बच गया, बोले x1 का रह गया और मान किसका निकल गया, x2 का। तो ये सारे के सारे मान आपको निकालने पड़ेंगे। किस किस के कंडीशन में, इसकी कंडीशन में, इसकी कंडीशन में, इस वाले की भी कंडीशन में और इस वाले कंडीशन में। इन सभी कंडीशन में इन सब के मान निकाल के आपको दिखाने पड़ेंगे कि अगर ये मानोगे तो इनका मान आएगा, ये मानोगे तो इसका मान आएगा, ये वाला मान निकालोगे तो आप लोग किसका मान आएगा। ठीक है। इन सब को अपन लिखते कैसे हैं, जब 1 और 2 को 0 करोगे, ध्यान रखना, तो हमेशा जो बचेगा उसका कोफिशिएंट उसी के मैट्रिक्स बनानी है। और लास्ट में आपको दिखाना होता है आधारित सुसंगत हल है या नहीं है। टोटल कितने पेयर बनेंगे ये बताओ, 2 पेयर निकाल लिए, एक पेयर देखो फिर यहाँ से बन जाएगा 3 पेयर, ये बनेगा यहाँ से यानी 4, ये यहाँ से पेयर आएगा 5 और एक यहाँ से पेयर आएगा ये 6th पेयर। ये सारे पेयर के मान आएंगे आपके पास में, और इन पेयर वाले मानों के लिए ही कहा जाएगा। अब इन्हीं के लिए तो कहेंगे अपन, इन पेयर वाले मानों के लिए। ठीक है। अब देखो इधर इन पेयर के मानों को देखने के बाद में अब लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा भाई कौन सा आधारी हल है, कौन सा आधारी सुसंगत हल है। देखो मैं यहीं पे लिख देता हूँ एक साथ ही, यहीं पे ध्यान से देखना। आधारी हल तो सभी होंगे, आधारी हल सभी होंगे जितने पेयर निकालोगे आप लोग। आधारी सुसंगत हल की अगर बात करोगे तो आधारी सुसंगत हल में से 0 नहीं लेना है, मतलब ऋणात्मक नहीं लेना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका इसमें, आधारी सुसंगत हल। आधारी सुसंगत हल। चारों पेयर का मान क्या क्या निकलेंगे ये बता देता हूं आप लोगों को। 4 पेयर बनेंगे ना बस में, तो चारों पेयर में देखो मान क्या क्या होगा। एक मान आएगा 0 1/2 0 और 0, ये देखो अपन निकाल चुके थे।
-2 0, एक में ये आएगा -2 0 7/2 और 0। थर्ड पेयर जो आएगा 8/3 0 0 8/3 0 0 -7/2 0 1/2 0 0 0 1/2 0 और 0, ये 2 बार आएगा। फिर 0 1/2 0 1/2 0 और 0, एक बार आएगा 0 0 2 -1 0 0 2 -1। ये सारे मान हैं। और इनमें से सुसंगत आधारी हल कौन सा देखोगे? एक तो ये, क्योंकि ऋणात्मक नहीं होता है। एक कौन सा ये है? एक ये, 2 इसमें ऋणात्मक है, इसमें ऋणात्मक, इसमें ये है। तो नीचे लिखा जाता है आधारी सुसंगत हल। यही आपसे पूछ रहा था, आधारी सुसंगत कितने मान मिले हैं? एक तो 0 1/2 0 और 0, एक पेयर तो ये हो गया, एक पेयर ये हो गया 0 1/2 0 0, सेम ही है। और एक पेयर ये हो गया 0 1/2 0 और 0। ये आपका क्वेश्चन किसके लिए है? आधारी सुसंगत हल का मान। ठीक है।